गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण, जनसत्ता और हिंदुस्तान ऐसे तमाम तरह के जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं, अगर उनके जो संपादकीय है प्रोमिनेंट होते हैं या फिर मुझे लगता है कि आवश्यक है आप लोगों तक पहुंचाना, तो मैं उस विषय पे ज़रूर वीडियो अपलोड करता हूं। तो कल के एक वीडियो पे एक मोहतरमा जी थे, उन्होंने लिखा था, आजकल देख रहा हूँ कि कुछ मतलब हमें निशाना बनाया जा रहा है। सर, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, उन्होंने कहा था कि आप अपना ओपिनियन ना दें, आप बस पढ़िए। तो ऐसा है कि यदि आपको बुरा लग रहा है ना, तो आप हमारे चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे और भी लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारी बातों को, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को। तो आप जैसों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग ही भारत विरोधी कार्यों के लिए सक्रिय होते हैं, ठीक है। या मतलब यदि सामने वाला बंदा बीजेपी जैसी पार्टी को अप्रिशिएट कर दिया, जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, पूछिएगा, मैं कभी कभार बीजेपी को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जो नीतियाँ उसकी गलत हैं, परियोजनाएं गलत हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है, ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। मैं उनकी भी एमएसएमई की जो योजना आई थी, मैं उसका कितना क्रिटिसाइज़ किया था अभी जल्दी में। तो आप लोग इस मानसिकता से निकलिए कि बीजेपी 100 लोग की है, बसपा SC/ST की है, और जो है कि सपा जो है मुलायम जी हैं, यादवों की है। इन मानसिकता से निकलिए। मैं कितनी बार बोला कि वही यहाँ पर आए जो या तो स्टूडेंट हों, UPSC, UPSS, अन्य तमाम तरह के कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एक्चुअल में जैसे बहुत उत्साहित होते हैं जब डिबेट करना, आर्गूमेंट करना, तो ऐसे विषयों पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे आएँ। अन्यथा आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, नागर एकेडमी है, रूपम जी हैं, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनका अगर नाम मैं न भी ले पाऊँ तो माफ़ करिएगा। पर आप लोग, जब आप लोगों का कमेंट आता है ना, तो वैसे भी मुझ में जान आ जाता है, अच्छा लगता है। पर कुछ लोग हैं मुझे हतोत्साहित कर देते हैं, हाँ, कि आप ये हैं, आप वो हैं। अरे यार, समझा करिए, इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इतना निगेटिव अगर आप बोलेंगे तो कैसा चलेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सुनियोजित हिंसा का भयावह सच। तो दैनिक जागरण के एडिटोरियल से लिया गया है ये। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, इसे लिखा अवधेश कुमार जी ने। तो ये जो कंटेंट है, जो इसका विषय वस्तु है, इससे आप अवगत हो गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दिल्ली में पिछले कुछ महीने पहले जो एक हिंसा हुआ था, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, जिस तरह से एक CA का जो लोग विरोध कर रहे थे, एक जो थे CA का समर्थन कर रहे थे, उन दो गुटों के बीच जब एक तरह से पथराव हुआ, आमने सामने कन्फ्रंटेशन हुआ, तो तमाम देखे होंगे नुकसान हुआ। दिल्ली में किस प्रकार से बसों को जलाई गई, सार्वजनिक और निजी इमारतों को निशाना बनाया गया, ठीक है। कई लोगों की ज़िंदगियाँ छीन ली, इसी जो दंगा था जो दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड। कुछ यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं, एक्चुअल में क्या है, क्या नहीं था, क्या सच में प्री प्लानिंग था, पहले से कुछ लोग थे ऐसी मानसिकता के, जो लोगों ने प्लानिंग बना लिया था, भैया चलना है, बस युद्ध ही करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। दिल्ली के भीषण दंगों को लेकर विशेष जांच दल की जांच रिपोर्ट के सामने आए अंश और अभी तक प्रमुख मामलों में दायर आरोप पत्रों से यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से जब इतने बड़े शक्तिशाली देश से जब कोई राष्ट्रपति आ रहा है, तो एक तरह से भारत जैसे देश की छवि को ख़राब करना, एक मैसेज फॉरवर्ड करना, देखो ये भारत की जो वास्तविक जो छवि है, जो चेहरा है, वो ये है, किस प्रकार से आंतरिक रूप से पीड़ित है, और वो भी आप कर रहे हैं राजधानी में। तो एक तरह से आपने ये मैसेज दिया, और इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व थीं। अन्यथा दोस्तों, इस तरह का जो वाक़या किया गया है, जो इतना गंदा और घिनौना कृत्य किया गया था,
इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्विक स्तर पर भारत जैसे देश की जो छवि को धूमिल कर देना, बर्बाद कर देना, यही था ना। दंगों की योजना बनाने का केंद्र शाहीन बाग का नागरिक संशोधन कानून विरोधी धरना था। मैं आपको एक बता दूं, जो लोग सीए के समर्थन में हैं, मैं उनको सीधे सीधे मैं बता दूं, तुम जो लोग भी समर्थन में, उनके पास ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये कहिए कि सीए के कुछ पक्षों में आप अगर संशोधन की मांग करते हो, सही है। यदि एक कोई व्यक्ति है कहता है मैं सीए का एकदम पूरे जड़ से कि मैं इसको वो करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होना चाहिए, तो वो बंदा गलत है। शाहीन बाग का एक वीडियो रिलीज हुआ था, आप देखे होंगे मित्रों, कि किस प्रकार से एक औरत थी तलवार निकाल ली। जो पुलिस वाले थे जब वहाँ से खाली करवाने लगे, तलवार निकाल ली, कुछ महिलाएं भागने लगी। और सफूरा जरगर क्या नाम था उनका, जो जेल में बंद है, और मांग किया जा रहा है उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि उनके पेट में जो है कि 4 महीने का बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है। मतलब आप मूवमेंट कर रही थी, आपने ये तक कहा था कि अगर सीए इम्प्लीमेंट हो गया तो, नहीं सीए नहीं लिया गया, उससे पहले तो इम्प्लीमेंट हो ही गया था, तो अमित शाह और आपके नरेंद्र मोदी जी का जो है कि हम नागरिकता छीन लेंगे, आपने ये कहा था। इसका भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सफूरा बेगम पहले सारी चीज़ें छुपा रखी थी, जब उसके बाद कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, तमाम तरह की मेडिकल की टीम बुलाई गई, बाद में पता चला भैया ये तो 3 महीने से पहले प्रेग्नेंट है। तो भैया शाहीन बाग का जो आप लोगों का उद्देश्य था, क्या यही था? मतलब क्या आपने वहाँ पिकनिक स्पॉट बना रखा था? इस बात को खुलासा ना किया जाए। और आपके जो समर्थक का कहना है सफूरा बेगम की रिहाई हो, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप तो भगत सिंह को जन्म देंगी, राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म देने वाली हैं, महात्मा गांधी को जन्म देंगी। सोचिए, ये हमारे देश में हो रहा, चंद पैसों के पीछे किस प्रकार से लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में आरोप पत्र कहता है कि जनवरी में उसकी उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नेता खालिद सैफी से मुलाकात हुई और वहीं से दंगों की तैयारी को अंजाम देने का काम शुरू हुआ। इन दोनों ने उससे कहा कि आप पूरी तैयारी करो और इसमें पीएफआई, पिजड़ा तोड़ समूह और अन्य संगठन आपकी मदद करेंगी। सोचिए, ऐसे कैसे आप इस चीज़ को झुठला सकते हैं? मतलब केंद्र सरकार स्पेशली सीबीआई के द्वारा जब, और तमाम अन्य तमाम अन्य एजेंसियों के द्वारा जब जांच किया गया तो उसमें पूरी तरह से संलिप्तता पाई गई है। ताहिर हुसैन अपने घर की छत पे, जो उनका वहाँ पे कारखाना है, मतलब बम, गोला, बंदूक, बारूद, सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा मिली। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया हमको पता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। मतलब कारखाना आपका है, ठीक है, और आपको ही नहीं पता है। और तमाम तरह के जो लिंक मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उसमें इन सारे लोगों का नाम है। आप कभी कभार इस चीज़ को पढ़ा करिए। 1,30,00,000 रुपए उसके खाते में आए और फिर से भी अलग अलग लोगों तक पहुंचाए गए। हालांकि लुटियन लॉबी जिस तरह पहले से दंगों को एक समुदाय का नरसंहार बताने पर तुली थी, उससे न तो जांच रिपोर्ट स्वीकार हो सकती है और न आरोप पत्र। इस लॉबी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाना आरंभ भी कर दिया है। यही तो भारत जैसा देश है। वही भारत जैसा देश है जो कसाब को तकरीबन 8 साल, कितने साल तक बिरयानी खिलाया गया। मतलब जिस शख्स की पूरी तरह से संलिप्तता होने के बाद भी, मतलब 8 साल आपको लग गया उससे पूछताछ करने में। जब वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका, बीमार हो गया, तब जाकर आपने उसे फांसी पर लटकाया, जो कि ना के बराबर था। याद रखिएगा, न्याय वही जो समय पर मिले, अन्यथा सब बेकार है। जो लोग जुड़े हैं उस पीड़ित घटना से, यदि सही समय पर जब आप न्याय नहीं करेंगे, जब वो रहेंगे ही नहीं, चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो ऐसे न्याय का क्या मतलब? फिर उसके बाद तो अपराधे हैं जो सरकार भी कर रही है। आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से 2012 में 16 दिसंबर की रात में 5-6 लोगों ने गैंग रेप किया था, ठीक है। तो उसके बाद अब जाके एटलीस्ट उन्हें फांसी हुई, पर देर तो बहुत हुई है। तो यही सारी चीज़ें, न्याय वही हो जो सही समय पर हो। और उन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए हमारे देश के ही वकील थे, पैसे के बल पर कितना पीआईएल दायर करते थे, कितना बचाव करने की कोशिश की, लास्ट तक 10 दिन के लिए बढ़ा देना, 5 दिन के लिए बढ़ा देना। हमारे यहाँ का जो न्यायिक सिस्टम बहुत पेचीदा है। तो सोचिए क्या किया जाए।
ऐसे कुत्तों को, ऐसे आतंकवादियों को जब हमारे देश के ही कुछ लोग पैसे की वजह से बचा रहे तो क्या मतलब, ऐसे लोगों का तो केस ही नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, यह बात सही कि दिल्ली दंगों में मुसलमान भी मारे गए, उनके घर जले और उनके धर्मस्थलों पर हमले भी हुए, किंतु यह जानना आवश्यक है कि लगभग 2650 गिरफ्तारियों में करीब 550 हिंदू भी हैं। एक आरोप पत्र में 20 हिंदुओं को भी आरोपी बनाया गया है। अब देखिए, मैं आपको बात बता दूं, यहाँ देखिए रिलीजन आ गया है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। तो मैं आपको सही बता दूं, जब आप लोग कभी भी लिखिएगा तो इसमें किसी प्रकार का पार्शियलिटी मत करिएगा। जो भी व्यक्ति इसमें मुख्य दोषी हो, जो संदिग्ध हो, जिसके तार उससे जुड़े हैं उस घटना से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो वहाँ पर उसकी संलिप्तता जाहिर हुई है, पाई गई है, तो वो दोषी है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, मूल बात दंगों की योजना और उसे अंजाम देने की है। आप साजिश रचते हैं कि कुछ खास तरह की घटनाओं को अंजाम देने की, पर ज़रूरी नहीं कि सारी घटनाएं जैसे आप चाहें वैसे ही घटित हो जाएं। दूसरा पक्ष भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दिल्ली दंगों में यही हुआ। दंगों के साजिशकर्ता ने पहले शाहीन बाग क्षेत्र में ही हिंसा को अंजाम देना चाहा, पर वहाँ की आबादी को ध्यान रखते हुए योजना बदल दी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के 19 स्थान तय किए। जांच रिपोर्ट के अनुसार 2 विशेष समूह बनाए गए। इनमें से एक को दुष्प्रचार की जिम्मेदारी दी गई ताकि लोग उत्तेजित हों। दूसरे समूह को जगह जगह सड़क जाम और धरना आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि जो शाहीन बाग है वहाँ पे मार्गों को अवरुद्ध नहीं किया जा रहा है, पर दोस्तों पूरी तरह से किस प्रकार से 3 से 4 महीने तक सड़कों को जाम किया गया, तमाम तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए छिटपुट। तो कहीं ना कहीं ये पृष्ठभूमि धीरे धीरे बन रही थी, पर तमाम तरह की जो एजेंसियां थीं इस चीज़ से अवगत नहीं थीं। जो वहाँ का प्रशासन था इस चीज़ को हल्के में ले लिया, इसलिए इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटित हो गई। साजिश के तहत कुछ एक्टिविस्टों से जगह जगह भाषण कराएं, उसमें आपका सफूरा जी थी, ऐसे लोग थे, ताकि माहौल ज्वलनशील बन जाए। व्हाट्सएप चैट में कहा जा रहा था कि हमें शांति भंग करना है, हमें हर हाल में मामले को हिंदू मुस्लिम मोड़ देना है। पिंजरा तोड़ गैंग की लड़कियां व्हाट्सएप से संदेश दे रही थी कि महिलाएं घरों में तेजाब की बोतलें, गर्म पानी, गर्म तेल, छतों पर ईंट पत्थर रखें, लोहे के दरवाजे में बिजली का करंट छोड़ दें। कई आरोप पत्र में ये बातें हैं, इनका उल्लेख करने का अर्थ यही स्पष्ट करना कि कितनी गहरी और क्रूर योजना बनाई गई थी। सोचिए। तो भैया ये सारी बातें जो लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें न्यायालय में सबमिट है। ठीक, आरटीआई के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप अपने तक पा सकते हैं। ठीक है। ताहिर हुसैन जामिया की नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन से भी जुड़ा रहा और जेएनयू के प्रदर्शन से भी। इससे यह साबित होता है कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के स्वतः स्फूर्त होने का दावा बिल्कुल झूठा था। अभी तक के आरोप पत्रों में 2 बड़े किरदार दंगों के उभरते हैं, ताहिर हुसैन और राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक फैजल फारूकी। ताहिर हुसैन ने दंगों के पहले थाने से अपनी पिस्तौल ली। 25 गोलियाँ कहाँ गईं इसका हिसाब वह नहीं बता सका। उसकी छत से 270 चक्र गोलियां चलने का रिकॉर्ड मिला है। जिस गुफरान के घर में वह सोचिए छिपा था, उसके पास से 54 कारतूस गायब मिले। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है जितने कारतूस मिले हैं ये सब आप हवा में फायरिंग किए हों। जाहिर सी बात है आप कई लोगों को मारे भी होंगे। जो सीए के विरोधी थे उनके ऊपर आप गोलियां चलाए हैं, उनकी ज़िंदगियां चली गई हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता, इतनी प्री प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें की गई हैं। इनका उद्देश्य था भारत जैसे देश को अस्थिर करना, और उस समय जब वो हमारे देश में एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति आ रहे थे कि वैश्विक मंचों पर इसको धूमिल कर दो। आपको याद होगा साजिल इमाम जैसा बंदा क्या कहता है कि यदि हम चाहें तो भारत जैसे देश को आसाम से 5 से 6 महीने काट सकते हैं पूरी तरह से। इस तरह की साजिशें चल रही हैं, कंस्पिरेसी की जा रही है, और आप कहते हैं कि हम आपके साथ रहें। यदि आप राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप विरोध प्रदर्शन करिए, शांति में से करिए, अहिंसात्मक रूप से करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जो आपकी बातें होंगी हम भी अपने माध्यम से आपकी बातें रखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि तलवार उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे। फिर आप में आतंकवादियों में, माओवादियों में, नक्सलवादियों में अंतर क्या रह गया? ताहिर ने योजनाबद्ध तरीके से नेतृत्व करने और आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या में सक्रिय भूमिका अदा की। अब सोचिए, आईबी कर्मी को भी मार दिया गया। आरोप पत्र के अनुसार फैजल फारूकी ने अपने स्कूल को दंगा केंद्र में बदल दिया। फारूकी का स्कूल तबलीगी जमात की गतिविधियों का केंद्र था। उसने मौलाना साद के नज़दीकी अब्दुल अलीम से मुलाकात की। दोनों की कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से पता चलता कि दंगों के बीच उनमें संपर्क बना हुआ था और फैजल दंगों की पूर्व देवबंद गया और वहाँ से लोगों को लेकर आया जिन्होंने हिंसा में भूमिका निभाई। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि दिल्ली दंगे या उसके पहले जाफराबाद से लेकर चांदबाग में सड़क जाम करने या पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने के काम अचानक नहीं हुए। चांदबाग में कांस्टेबल रतनलाल की हत्या हो या डीसीपी अमित शर्मा पर जानलेवा हमला या जाफराबाद में शाहरुख खान द्वारा कांस्टेबल पर पिस्तौल तानना, यह सब दंगों को योजना का हिस्सा था। यह कारस्तानी इसलिए की गई ताकि ट्रंप की यात्रा के समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से यह संदेश जाए कि भारत सरकार मुस्लिम विरोधी है। सुनियोजित दंगों को नरसंहार साबित करने वाले पाखंडी समूह अभी भी किंतु परंतु तक कर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह ठीक है कि आरोपों को भी न्यायालय की कठिन समीक्षा से गुजरना है, लेकिन यह पुलिस को भी मालूम है और इसलिए उसने एक एक पहलू की पुख्ता जांच की है। पुलिस ने जांच के लिए 40 टीमें बनाई और दंगा क्षेत्र में सारे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि को डाउनलोड कर गवाहों से उनकी पहचान कराई। उसने कुल 1330 सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए हैं। इसके बाद अपराधी चिन्हित किए गए हैं। कुल 1100 अपराधी तो बिल्कुल पहचाने जा चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे भारत में कुछ ऐसे भी नागरिक हैं हमारे देश के जो न सीबीआई पे, न आईबी पे, न केंद्र सरकार पे, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, ना न्यायालय पे। वो कहेंगे सब सरकार का मिला जुला खेल है, सब सरकार की कमी है। इस तरह के वाक्यों का वो प्रयोग करेंगे। मतलब आपको किसी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं है, ना सीबीआई पे, आईबी पे, न्यायालय पे। आप तो भैया राहुल गांधी लग रहा बन जाएंगे। नहीं, हमको साबुत दो। जितनी भी घटनाएं हुई थी बीच में देख रहे होंगे पुलवामा को लेकर, हमको साबुत दो। ठीक है, खून की दलाली वाला शब्द। सौर जी जो क्या नाम है, शिफू जी, कितनी गालियाँ दिए थे उन्हें। तो इस तरह की हरकतें आप ना करें कि जब समाज में आप बात करें तो आपको लोग पसंद करें। आपकी बातों, जब आप बात रखें ना दोनों पक्षों को, तो लोग कहें बंदे में दम है, पक्षपाती नहीं है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों। तो यदि पहचान बनाना है, आगे जाना है, तो आपको लोग बुला के आपसे कुछ सीखें। लोग कहें कि इन्हें यदि आप बुला के डिबेट में बैठाते हैं तो सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जाके एक ही पक्ष को खींचने लगे, पता चला कल को आपको कोई अपने दरवाजे पर ना बैठाए, कोई बात तक आपसे न करे। इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा ना करें। अब हमारे सामने दंगों के किरदार एवं संगठनों के नाम सामने आ गए हैं। उम्मीद की जाती है कि उनका दोष साबित करने वाले कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, अन्य फॉरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान उन्हें सजा दिलाने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।